गुड मॉर्निंग कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 पार्ट्स की कॉमिक्स सीरीज, जिसमें कोवी भेड़िया और तिरंगा का रोमांचक कॉमिक्स विशेषांक है। पहला पार्ट है फ्रेंड्स घातक जंगल, और दूसरा पार्ट कौन सा है इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब हम इस कॉमिक्स के आखिरी में पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। असम के जंगल के इस हिस्से का अधिकतर भाग इंसानी चहल पहल से दूर है, क्योंकि यह हिस्सा भयंकर विषयुक्त सांपों, खतरनाक बिच्छुओं और हिंसक मांसखोर जंगली जानवरों से भरा हुआ है। यह जानवर इधर आने वाले को दुश्मन समझते हैं और उस पर वार करने में कंजूसी नहीं करते। ये बात इस जंगल का बच्चा बच्चा भी जानता है कि तभी कोई जंगल के इस हिस्से की तरफ आने का साहस नहीं करता, लेकिन पहुंचने वाले तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। मुझ पर हमला करना बेकार है। मैंने इस बात की पूरी तैयारी की हुई है कि जो दांत मेरे ड्रेस से टकराएं वे इस ड्रेस में दौड़ते तेज करंट से भस्म हो जाएं। ग्रर्र, आओ आओ, तुम्हारा भी इंतजाम है मेरे पास, इस डिवाइस के रूप में, जिससे निकलने वाली तरंगें तुम्हारे दिमागों से टकराकर उनमें खलबली मचा देंगी और कुछ ही सेकंडों में तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर देगी। अब मेरे लिए तुम्हारे शरीरों को रौंद कर आगे बढ़ना मुश्किल नहीं। लेकिन क्या यह वही जगह है जिसकी मुझे तलाश है? ओह खच! खतरनाक जंगली जानवरों के बीच इंसान, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। इन इंसानों को भी इन जानवरों की तरह चित करना होगा। बिजली की तरह ला रहा है उसके जिस्म को। सभी को चित करने में कुछ ही सेकंड का समय लगा। हेल्प! जंगली होकर अंग्रेजी बोल रहा है, यानी तू जंगली के वेश में शहरी है। तू मुझे वहां पहुंचाएगा जहां मुझे पहुंचना है, लेकिन ऐसा तू आराम से नहीं करेगा। उसके लिए मुझे तेरे शरीर की खाल को छिलके की तरह उतारना होगा। मुझे रास्ता बता। इधर सर। इस पेड़ पर बनी खोह में हाथ डालने के बाद रास्ता बनेगा। यह उस कमबख्त ने बड़ी मुश्किल से बताया, लेकिन एकदम सही बताया। इस स्थान पर जगह जगह ऐसे कैमरे लगे हुए हैं जो इस जगह में दाखिल होने वाली चींटी की भी तस्वीरें यहाँ के कंट्रोल रूम में भेज देते हैं। लेकिन वे कैमरे मुझे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मेरी ड्रेस दुनिया के बड़े से बड़े कैमरों को धोखा दे सकती है। इसीलिए मुझे कैमरे की चिंता छोड़कर उस जगह पहुंचना होगा जहां से इस जगह रहने वालों सैकड़ों लोगों को सांस लेने के लिए ताजी हवा और वातानुकूलित माहौल प्रदान किया जाता है। यहाँ मुझे सिर्फ इतना करना है कि इस छोटे से कंटेनर में भरी गैस को यहाँ के यंत्रों में डाल दे रहा है। बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। हो गया। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। कोई मुझे रोकने वाला नहीं रहा। अब मैं यहाँ मौजूद इस मदर कंप्यूटर से जो चाहूँ करूँ। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। काफ़ी देर तक उसकी उंगलियां मदरबोर्ड से खेलती रही, और फिर मेरा काम पूरा हुआ। अब इसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं। उसके घूंसे के तेज वार ने मदर कंप्यूटर को चकनाचूर कर दिया। अब मेरा यहाँ रहना बेकार है। सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सचमुच सब कुछ बहुत ही आसानी से हुआ था। लेकिन यह जंगल था, और यहाँ कोई नहीं जानता था कि जंगल में कब सामने आ खड़ी हो वो मुसीबत जिसका नाम भेड़िया था। यहाँ से गए उल्लू से मुझे पता लगा कि तूने यहाँ कुछ जानवरों को मौत के घाट उतारा, कुछ जंगलियों की जान ली। ऐसा तूने क्यों किया मैं नहीं जानता। सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुझे उन जानों का हिसाब चुकाना होगा। उफ! पहला वार करके तू मेरे शरीर में दौड़ते करंट से इसलिए बच गया क्योंकि उस समय तू हवा में था। अब जमीन से तुझे अर्थ मिल रहा है, इसलिए तेरा यह हाल हुआ है। चल, रास्ता छोड़ मेरा। धड़ाक! उफ! इसके शरीर में तो तेज विद्युत प्रवाह दौड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं उसे छू भी नहीं पा रहा हूँ। इस तरह तो यह हत्यारा मेरे हाथों से निकल कर भाग जाएगा। मैं उसे भागने नहीं दूंगा। अगर जमीन पर रहकर मुझे विद्युत का झटका लगता है तो मैं जमीन पर पाँव ही नहीं रखूंगा। इस तरह हवा में रहकर इसके होशों को ठिकाने लगाऊंगा। भेड़िया ने दुश्मन से निपटने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन तरीकों की दुश्मन के पास क्या कमी थी। इस यंत्र से निकली तरंगे हाथी तक को भी पछाड़ सकती हैं। आह! तेरी क्या औकात है रे? अब जा, अपने दिमाग को नीचे खाई में मौजूद नदी में जाकर ठंडा कर। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। मैंने कई वर्षों की मेहनत के बाद जो हासिल किया है उसका तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक मैं इसे लेकर इस जंगल से बाहर ना निकल जाऊं। और यह इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा है।
असम के जंगलों में जो हुआ था उसके कारण उस दिल्ली में हलचल मचने वाली थी जहाँ से सारे देश का निजाम चलता है, और दिल्ली शहर तिरंगा का शहर था। आकाश में रोशन हुआ सुरक्षा चक्र बता रहा है कि मुझे जल्दी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि इस समय मैं जिस गाड़ी के पीछे हूं उसमें वे हथियार भरे हुए हैं जिनकी मदद से दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों को हवा दी जाएगी, और ऐसा मुझे हरगिज मंजूर नहीं। गाड़ी चलाने वाले होश कायम न रख सके तो गाड़ी अपने आप खड़खड़ा कर रुक गई। अब मुझे इस बंद गाड़ी को खोलकर देखना है इसके बारे में मुझे जो खबर मिली थी वह सच्ची है या झूठी। उफ, ये क्या मुसीबत है। इस मुसीबत को पागल गोरिल्ला कहते हैं, जिसे खास तौर पर तिरंगी कपड़ेधारी जिस्म को खत्म करने के लिए ट्रेंड किया हुआ है। इसीलिए तुझे खबर पहुंचाकर इस गाड़ी तक पहुंचाया गया है। दूर दराज के जंगलों से मंगाया यह पागल गोरिल्ला तुझे खत्म कर देगा, और फिर हम आराम से भारत की राजधानी को हथियारों की मंडी बनाकर सारे देश में तबाही मचा देंगे। जो तुम ख्यालों में बना रहे हो वो किले हैं हवाई, 7 जन्म भी तुम नहीं मचा सकते इस देश में तबाही। धड़ाक। अब मुझे इस पागल गोरिल्ले को भी पछाड़ना है जिसे मुझे खत्म करने के लिए ट्रेंड किया गया है, और इसके लिए मुझे इस पर अपने कई भरपूर वार करने होंगे। उफ, इस पागल गोरिल्ले की मोटी चमड़ी पर मेरे किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा। इस तरह तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। उफ, मुझे इसे जल्दी ठिकाने लगाना होगा, लेकिन सवाल है कि कैसे। सवाल उठा तो जवाब भी सामने था। इस कठोर चमड़ी वाले पागल गोरिल्ले को ठिकाने लगाने का एक रास्ता है, बिजली के उस ट्रांसफार्मर के रूप में। बस मुझे इसका इंतजाम करना है कि वो गोरिल्ला उस ट्रांसफार्मर पर अपनी भरपूर ताकत से वार करे। उफ, उस पागल गोरिल्ले की समझ में यह आ गया था कि अगर उसे अपने दुश्मन तिरंगी जिस्म को खत्म करना है तो उसे उस पर भरपूर वार करना होगा, और उसने वैसा किया भी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस बार उन्होंने जिन 3 रंगों पर वार किया था वो इंसानी जिस्म नहीं बल्कि बिजली का वह ट्रांसफार्मर था जिसमें वह 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था, जो कैसी भी खाल को भस्म रखने की ताकत रखता था। इस गोरिल्ले को मेरे तिरंगी जिस्म को ख़त्म करने के लिए ट्रेंड किया गया था ना, इसीलिए मैंने अपना 3 रंगी लबादा उस ट्रांसफार्मर पर डाल दिया, जिस पर वह पागल गोरिल्ला झपटा और अपना बंटाधार करा बैठा। पुलिस इधर ही आ रही है, अब बाकी का काम और अपराधियों को पुलिस संभाल लेगी। मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अभी नए लबादे का इंतजाम करके वहाँ पहुँचना है जहाँ से रोशन होता है सुरक्षा चक्र। मैं आ गया हूँ कमिश्नर साहब, कहिए क्यों बुलाया है मुझे। पुलिस हेडक्वार्टर पर मौजूद यह सुरक्षा चक्र रोशन करके आज तुम्हें कमिश्नर ने नहीं, हमने बुलाया है तिरंगा। गृह मंत्री जी, आपने मुझे बुलाया है। हाँ तिरंगा, समस्या ही ऐसी है जिसके लिए तुम्हें बुलाना जरूरी था। समस्या क्या है? नीचे ऑफिस में चलो, सब बताता हूँ। तिरंगा, आने वाले समय का सबसे भयंकर संकट है परमाणु युद्ध का संकट। विश्व का हर देश किसी न किसी रूप में इस परमाणु युद्ध के संकट से निपटने की तैयारी करने में जुटा हुआ है, और इसके लिए जरूरी है स्वयं को परमाणु अस्त्रों से लैस करना, ताकि आने वाले समय में कोई भी देश दूसरे देश को आंखें ना दिखा सके। और इसके लिए प्रत्येक देश एक दूसरे से बढ़कर परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त है। हालांकि ऐसे हथियारों के निर्माण और परीक्षण पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन फिर भी गुप्त रूप से हर देश में पूरे जोर शोर से परमाणु हथियार को बनाने का काम हो रहा है। हमने भी गुप्त तरीके से परमाणु हथियारों का निर्माण आरंभ कर दिया। हमने उन परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए असम के जंगल के एक ऐसे हिस्से को चुना जहां जंगलवासी भी पहुंचने से डरते थे। हमने वहां जमीन के नीचे एक अत्याधुनिक लैब बनवाई और अपने सैकड़ों अनुभवी वैज्ञानिकों को उसी अंडरग्राउंड लैब में सारी सुविधा प्रदान की। कई वर्षों की अथक मेहनत के बाद कुछ दिनों पहले हमारे वैज्ञानिक आखिरकार सफल हो गए। उन्होंने मिसाइलों को हमारे दुश्मन देशों का टारगेट लेकर सेट कर दिया, और उन मिसाइलों को बनाने का सारा प्रोग्राम और उसकी सारी संचालन प्रक्रिया उसी लैब में स्थित एक मदर कंप्यूटर में फीड कर दी। क्योंकि उस मदर कंप्यूटर पर नज़र रखने के लिए हमने अपने कार्यालय के कई विशिष्ट व्यक्ति तैनात कर रखे हैं, इसीलिए असम की लैब में सेट उस कंप्यूटर और लैब का संबंध हमारे कार्यालय से भी जुड़ा हुआ है। कल आधी रात को अचानक हमारा वह संबंध टूट गया। हमने हर तरीके से उस लैब से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। अब असम में क्या हो रहा है, वहाँ लैब में मौजूद सभी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम।
यह स्थिति बेहद रहस्यपूर्ण है तिरंगा, और ऐसा क्यों है ये जानने के लिए हम तुम्हें असम में स्थित उस लैब में भेजना चाहते हैं। मामला देश के सुरक्षा का है तिरंगा, इसीलिए हमें आशा है कि तुम इनकार नहीं करोगे। आप मुझे ही असम क्यों भेजना चाहते हैं? इसके लिए तो आपके पास सीबीआई, रॉ जैसी सीक्रेट एजेंसीज के साथ साथ सैकड़ों अधिकारी मौजूद हैं तिरंगा हैं, लेकिन हमें लगता है कि उस रहस्य को तुम ही सही ढंग से उजागर कर सकते हो। मान लो वहाँ कोई टेक्निकल खराबी हुई तो उसके लिए हम तुम्हारे साथ मिलिट्री के काबिल टेक्नीशियन और देश के लिए हर कुर्बानी देने वाले जाबाज सिपाही नौजवान मेजर आर्यन मोहन को भेज रहे हैं। हमारी पूरी आर्मी को आर्यन मोहन जैसे सिपाही पर नाज है। माफ़ी चाहता हूँ सर, अगर ऐसा है तो आप मुझे अकेले को ही इस मिशन पर क्यों नहीं भेजते? मैं वहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है आर्यन, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ साथ तिरंगा की भी वहाँ ज़रूरत है। हमें कब जाना होगा? आज ही तिरंगा, अभी। मंत्री जी ने तुम्हें बेकार ही मेरे साथ भेज दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई सिविलियन देश पर आए किसी संकट से निपट सकता है। उसके लिए तो दुश्मनों की गोलियों का सामना करने वाला शरीर, तोप के बीच भी देशभक्ति के गीत गाने वाला दिल, दुश्मनों के हर पैंतरों का मुंह तोड़ जवाब देने वाला दिमाग चाहिए। ऐसा शरीर, ऐसा दिल और ऐसा दिमाग सिर्फ एक फौजी में ही हो सकता है। मेरे ख्याल से तुम गलत कह रहे हो आर्यन। फौजी सिर्फ वही नहीं है जो सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेता है, बल्कि वो भी है जो देश के अंदर मौजूद भ्रष्टाचार, अन्याय और अपराध से लड़ता है। ऐसा शख्स फौज की वर्दी न पहने हुए कारण सिविलियन हो सकता है, लेकिन वह दिल से फौजी होता है, और दिल का फौजी ठीक सेना की वर्दी पहनने वाले फौजी जैसा होता है। उसी की तरह देश की सेवा करने वाला, उसी की तरह देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला। बोलते अच्छा हो तिरंगा, लेकिन जल्द ही तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि असम के जंगलों में जो मुश्किलें सामने आएंगी उसके तुम आदी नहीं होगे। घिघी बन जाएगी तुम्हारी। असम के जंगल में आखिर वह रहस्यमय नकाबपोश कौन था जो पूरी तैयारी के साथ जंगल के उसी हिस्से में मौजूद था जो जंगल का वर्जित हिस्सा कहलाता है? वह वहाँ क्यों था? उसके वहाँ होने का क्या मकसद था? उफ, उहु, डर गए ना जीन? सचमुच तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अचानक भेड़िया चौंका। अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पर? ये घाव कैसा? कहाँ चोट लगी तुम्हें? चोट मेरे हाथ पे? मुझे तो इसका पता ही नहीं चला कि कब मेरे इस हाथ पर चोट कब और कहाँ लगी। जरा मुझे दिखाओ, मैं उसे देखता हूँ। अगर यह घाव गहरा हुआ तो तुम्हें इलाज के लिए फूजोग बाबा के पास ले चलता हूँ। ओह नहीं भेड़िया, रहने दो, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आह, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? दिखाओ मुझे। जबरदस्ती देखने के चक्कर में भेड़िया का हाथ जेन के घाव पर लगा तो जेन के कंठ से चीख निकल गई, और यही गजब हो गया, क्योंकि जेन की दर्द भरी चीख ने उस जानवर को जगा डाला था जिसका नाम था कोबी। मेरी जेन को इतना कष्ट पहुंचाया तूने कि उसे चीखने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं तेरी सारी हड्डियों को चीखने के लिए मजबूर कर दूंगा भेड़िया। अबे जेन को कष्ट पहुंचाने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि इसका जानवर, मेरा मतलब है कि आदमी, आसपास ही कहीं होगा। उसने जेन की चीख सुन ली तो आकर आफत कर देगा। कोबी रुको, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, चलो मेरे साथ। कोबी ने जेन को उठाया, और इससे पहले कि भेड़िया संभलता, कोबी जेन को लेकर उसकी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन जल्द ही वह वापस लौटने को उतावला उठा। उफ, तुम्हारे हाथ पर यह घाव, जरूर तुम्हें यह चोट भेड़िया ने मारी होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जेन, और इसलिए वह इस तुमसे जलता है और तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। मैं अभी वापस उसकी खाल उधेड़ता हूँ। ठहरो कोबी, तुम बेकार ही भेड़िया पर गुस्सा हो। मेरे हाथ में चोट उसने नहीं मारी। तो किसने मारी? वो आज सुबह जब मैं जंगल में सैर कर रही थी तो एक काले तेंदुए ने मुझे पंजा मार दिया। ये उसी के पंजे का घाव है। काला तेंदुआ? मैं अभी आया। कहाँ चले? वैसे ही जरा घूमने जा रहा हूँ। अभी हवा पानी बदल कर आता हूँ। हवा पानी तो उसे बदलनी ही थी। कोबी से बचकर भागेगा, भाग। हाँ तो बेटे काले तेंदुओं, जंगल के कोने कोने से ढूंढकर मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। अब शराफत से मुझे यह बताओ कि मेरे जेन के हाथ पर पंजा मारकर उसे घायल किसने किया था? बताओ, नहीं तो तुम्हारी सबकी खाल उधेड़ दूंगा। छड़ा बोलो, नहीं तो सबकी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। जैसे जैसे कोबी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था,
वैसे वैसे काले तेंदुए के इस झुंड की जान का खतरा भी बढ़ रहा था। अचानक, हैं, कोबी के वार को किसने रोका? मैंने। क्योंकि तुम जो कर रहे हो उससे तो इस जंगल से काले तेंदुए की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। तिरंगा, तुम तिरंगा ही हो ना? लेकिन तुम तो इन जंगलों से बहुत दूर रहते हो। मुझे यही उपदेश देने वहां से यहाँ आए हो तुम? नहीं, मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और है। तुम्हें यहाँ इन जानवरों पर जुल्म करते देखा तो सोचा चलकर तुम्हें उपदेश ही दे दूं। मैं इन जानवरों पर जुल्म कर रहा हूँ? कहाँ जुर्म कर रहा हूँ यार? मैं तो इनसे बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ कि भैया बता दो कि मेरे जेन के पंजा किसने मारा। लेकिन ये प्यारे प्यार की बात समझ ही नहीं रहे। पिछली बार जब मैं भेड़िया से मिला था तो उसने बताया था ये बहुत औंधी खोपड़ी है, इसे दूसरे तरीके से समझाना होगा। तुम्हारी जेन को पंजा लगा है तो उससे तो तुम्हारी जेन घायल भी हुई होगी। हाँ, हुई है। तो भैया तुम यहाँ इन तेंदुओं के चक्कर में अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारी जेन घायल है, उसके पास जाओ, उसके घाव को देखो, उसकी मरहम पट्टी करवाओ। वो तो बेचारी दर्द से तड़प रही होगी ना? जेन दर्द से तड़प रही होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं इन तेंदुओं को छोड़कर उसके पास जाता हूँ, फिर मिलूंगा। ठीक तभी मेजर आर्यन भी नीचे आ गया। ए जंगली, कहाँ भागे जा रहे हो? रुको, वरना गोली मार दूंगा। कोवी तूफान की तेजी से वापस लौटा। क्या बोला तूने अभी? गोली? गोली बोला ना? गोली नहीं बोली, बोली बोला। यह बोला कि तुम्हारी बोली बहुत मीठी है, एकदम शहद जैसी। वो तो है, वो तो है। खैर, मैं चलता हूँ। लेकिन कौन था वह? तुम उसे कैसे जानते हो? क्यों उस मुसीबत को दावत दे रहे हो आर्यन? जाने दो उसे। मैं पहले भी इस जंगल में आ चुका हूँ, इसीलिए मैं इसे जानता हूँ। इसका नाम कोबी है। यह अपने साथी भेड़ियों के साथ जंगल की रक्षा करता है। वह बुरा नहीं है, लेकिन जब कोई उसे चुनौती देता है तो वह उसके लिए बहुत बुरा बन जाता है। वह मेरे लिए क्या बुरा बनता? एक गोली उसके भेजे के अंदर करता तो हमेशा के लिए ठंडा हो जाता। तुम सिर्फ एक गोली की बात कर रहे हो। एक गोली क्या, 1000 गोली भी कोबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खैर छोड़ो, कोबी नाम के उस खतरे को मैंने समझा बुझाकर टाल दिया है। आओ आओ, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। लेकिन जंगल में खतरों की कहाँ कमी थी। उफ, ये क्या? हम पर हमला किया जा रहा है। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम समय रहते उस हमले का जवाब दें। उफ, नहीं, धाए, नहीं आर्यन, रुक जाओ। तिरंगा आर्यन को रोक पाता उससे पहले ही उसकी गन से गोली निकली और एक जंगली के कंधे को चीरती गुजर गई। इसी के साथ मानो वहां भूचाल आ गया। गुबेरा, बकारी, मुचेला, कुचेला। उफ, इन्होंने हम पर खतरनाक हथियार फेंकने शुरू कर दिए हैं। फेंकना ही था, क्योंकि तुमने इनके एक आदमी पर गोली चलाकर यह साबित कर दिया है कि हम इनके दुश्मन हैं। जबकि इनके हाथों में जो फूल नजर आ रहे हैं उससे यह साबित हो रहा था ये हमें दोस्त समझ रहे थे। और इन्होंने हम पर जो कीचड़ फेंक कर मारी थी वो शायद दोस्तों की स्वागत करने की इनकी परंपरा है। उफ, अब क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं। बचाव के साथ साथ मैं तो हमला भी करूंगा। ये बेवकूफ़ी दोबारा मत करना आर्यन। अगर तुमने दोबारा गोलियां चलाई तो ये हमारी बोटी बोटी नोच डालेंगे। तो फिर क्या करें? इनकी तो संख्या भी बढ़ती जा रही है और हमला भी। कुछ तो करना ही होगा जिससे हमारी जान भी बच जाएगी और इन जंगलियों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए मेरी यह फ्लेयर लाइट एकदम ठीक रहेगी। इसकी तेज चमक इन जंगलियों की आंखें चौंधिया कर इन्हें यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देगी। बीचो मीचो, बीचो मीचो। तुम्हारी फ्लेयर लाइट काम कर रही है तिरंगा। वे भाग रहे हैं। जल्द ही सभी भाग गए। शुक्र है जान बची। उफ, नहीं बची। इस भयानक जानवर को लेकर ये जंगली वापस लौटे हैं। ये विचित्र और शैतानी जानवर, इनकी कोई बड़ी ताकत लगती है। और हमारी मौत। बचो! बचना क्या है, अभी इसे अब अपना निशाना बनाता हूँ। आह! उफ! शिकार बनाने के चक्कर में शिकार बन गया। इस पर उस शैतान प्राणी का दूसरा बार नहीं होना चाहिए, वरना इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। अपने आप को संभालो आर्यन, मैं इस शैतान को संभालता हूँ। उफ! इसमें बला की ताकत भी है और गजब की फुर्ती भी। साथ ही इसका शरीर ऐसा चट्टान सा है जिस पर मेरी ढाल के वार का कोई असर नहीं हो रहा। जबकि इसका हर वार ऐसा है जैसे कई हाथियों ने एक साथ टक्कर मार दी हो। इसे कैसे ठिकाने लगाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उफ! उस प्राणी को ठिकाने लगाने की सोचता तिरंगा अचानक जंगलियों द्वारा उछाले गए सैकड़ों रस्सियों के फंदे में फंस गया। उफ!
अब तिरंगा खुद ठिकाने लगने जा रहा था। उस शैतान प्राणी के चौड़े हाथ तिरंगा के सिर को तरबूज की तरफ फोड़ डालने को बढ़ गए थे, लेकिन वे हाथ तिरंगा के सिर को छू पाते उससे पहले ही उस प्राणी के हाथों से शिकंजे की तरह कस गए वे हाथ जो जंगल के जल्लाद के नाम से प्रसिद्ध भेड़िया के हाथ थे। तिरंगा इस जंगल में भेड़िया का मेहमान है, और भेड़िया के मेहमान से किस तरह पेश आया जाता है यह भेड़िया तुम्हें सिखाएगा। धड़ाक, पिया पिया। जैसे तुम्हारा दैवीय प्राणी भागा है, वैसे तुम दबाकर भाग जाओ, नहीं तो भेड़िया का कहर तुम सब पर भी टूटेगा। जंगल की जल्लाद की इस गर्जना के आगे एक भी जंगली वहां नहीं ठहरा। शुक्रिया दोस्त, सही समय पर आकर तुमने हमें बचा लिया। इस तरफ से चमकती रोशनी देखी तो मैं इधर निकल आया। लेकिन तुम जंगल में कैसे? अरे ये कौन है तुम्हारे साथ? ये भारतीय सेना के मेजर आर्यन है, और मुझे इनके साथ तुम्हारे इस जंगल में देश को एक बहुत बड़े संकट से बचाने आना पड़ा। आर्यन बीच में बोल पड़ा। एक मिनट मिस्टर तिरंगा, तुम अपने इस जंगली दोस्त को कुछ बताओ। उससे पहले ही मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हम जहाँ इस मिशन के लिए आए हैं वह टॉप सीक्रेट मिशन है। मुझे मालूम है, हालांकि भेड़िया को सब कुछ बताने में कोई बुराई नहीं है, फिर भी मुझे इस मिशन की गोपनीयता का ख्याल है। इसीलिए मैं भेड़िया को वही कुछ बताऊंगा जो भेड़िया को बताना चाहिए। तुम यहाँ जिस भी उद्देश्य से आए हो तिरंगा, उसमें जंगल और हमारे देश की भलाई निहित होगी, इसीलिए मुझे कुछ भी जानने की इच्छा नहीं। वैसे मैं बता दूं, तुम्हारा यहाँ आने का जो भी उद्देश्य है उसका संबंध जंगल के उस क्षेत्र से है जो वर्जित क्षेत्र कहलाया जाता है, क्योंकि मेरी वहाँ एक ऐसे शख्स से मुठभेड़ हो चुकी है जो शहरी जिंदगी से संबंध रखता था और जिसके पास कई आधुनिक हथियार थे। तुम वर्जित क्षेत्र की तरफ जा रहे हो, इसीलिए भेड़िया चिन्ह अपने साथ रखो। यह चिन्ह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। मेरी ज़रूरत हो तो या तो फूजो बाबा के पास चले आना, या फिर किसी भी पशु पक्षी के सामने मेरे नाम ले देना, मैं आ जाऊंगा। धन्यवाद भेड़िया। आगे बढ़ने से पहले ये भेड़िया चिन्ह अपने शरीर के ऐसे हिस्से पे लगा लो जहाँ से वह एकदम से सभी को नजर आए। लगता है तुम्हारे जंगली दोस्त की तरह तुम्हारा दिमाग भी फिर गया है तिरंगा। भला ये बेकार सा निशान इस जंगल में हमारी क्या रक्षा करेगा? इसे लगाओ, अपने आप पता चल जाएगा। ना चाहते हुए भी आर्यन को भेड़िया चिन्ह अपने शरीर पर टांगना पड़ा, और उस समय वह दंग रह गया जब भेड़िया चिन्ह की उपयोगिता उसके सामने आई। ये भेड़िया देवता की सुरक्षा में है, जाने दो इन्हें। मेजर आर्यन को इन जंगल के इंसान क्या, जानवर भी भेड़िया चिन्ह का सम्मान करते दिखाई दिए। जल्द ही दोनों उस जगह पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। यहाँ मौजूद लैब के मैप के अनुसार इस लैब में पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्थित काली नदी नामक नदी के किनारे बनी पहाड़ी खाई से के बीच से होकर जाती है। दूसरा यही कहीं है जो इस पेड़ की खोह में हाथ डालकर खुलेगा। तुम्हारे उस खोह में हाथ डालते ही सामने मौजूद पहाड़ी के दो हिस्सों में बट रही है, और सामने आ रहा है अंडरग्राउंड लैब में जाने का रास्ता। आओ अंदर चलें, उस रहस्य को जाने जिसने सभी को चिंता में डाल रखा है। रहस्य आंखों को आश्चर्य से चौड़ा कर देने वाला था। उफ, यहाँ तो सभी टेक्नीशियन, सभी सुरक्षाकर्मी लंबी बेहोशी की हालत में पड़े हैं। अपने आप को संभालो आर्यन, ये किसी अत्यंत घातक गैस के प्रभाव से बेहोश हुए हैं, और उस गैस का कुछ अंश अभी भी यहाँ के वातावरण में मौजूद है। यहाँ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, और हमें मदर कंप्यूटर रूम में जाकर उसका पता लग सकता है। मदर कंप्यूटर रूम का तो और भी बुरा हाल था। उफ माय गॉड, मदर कंप्यूटर नष्ट हो चुका है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं मदर कंप्यूटर से जुड़े बाकी कंप्यूटर का निरीक्षण करता हूँ, शायद उससे कुछ पता चले। जल्द ही आर्यन के कंठ से आतंक से लबालब भरे स्वर निकले। ओह नो नो! क्या हुआ? किसी ने यहाँ मौजूद परमाणु मिसाइलों के सारे प्रोग्राम को तो इरेज कर ही दिया है, साथ ही परमाणु मिसाइलों के प्रोग्राम में उनके ब्लास्ट होने का प्रोग्राम भी डाल दिया है। अगले 48 घंटों में यहाँ मौजूद चारों परमाणु मिसाइलें यहाँ से टारगेट होकर अपने टारगेट पर जा गिरेंगी, और अब इन मिसाइलों का टारगेट कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि अपने ही देश के 4 मुख्य महानगर है तिरंगा। ओह नो! मिसाइलों को ब्लास्ट होने से रोको आर्यन। यह असंभव काम है तिरंगा। यहाँ जो पहुँचा है उसने मिसाइल से संबंधित प्रोग्राम को कॉपी कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उस प्रोग्राम के बिना मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल है।
प्रोग्राम तो इन्हीं वैज्ञानिकों ने बनाया होगा ना। हाँ, लेकिन इनकी हालत बता रही है इनमें से कोई भी फिलहाल होश में नहीं आने वाला। 48 घंटे से पहले तो हरगिज नहीं। ठीक कह रहे हो, हमें कुछ और ही करना होगा। क्या? तुम यहाँ मौजूद कंप्यूटरों की मदद से दिल्ली में मौजूद गृह मंत्री जी से संपर्क करके उन्हें यहाँ की सारी स्थिति से अवगत कराओ। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। इतनी गुप्त लैब तक कोई कैसे पहुँच गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जंगलियों को इस लैब के रहस्य का पता चल गया हो और उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर डाला हो? नहीं, ये तो किसी ऐसे शहरी का काम है जो जंगल के चप्पे चप्पे से और इस लैब्स के कोने कोने से वाकिफ हो। क्योंकि जब तक सारी जानकारी ना हो तब तक ना तो जंगल के इस हिस्से में पहुंचा जा सकता है और ना ही इस लैब के सभी अत्याधुनिक साधनों को मात देकर मदर कंप्यूटर को नष्ट किया जा सकता है। सभी साधनों से लैस होकर यहाँ आने वाला वह शहरी कौन था? क्या मैं उसका पता लगा सकता हूँ? ये क्या है? खून की बूंदें? यहाँ तो सब कुछ इतनी सफाई से हुआ है कि किसी के पसीने की बूंद भी नहीं गिरी। फिर ये खून की बूंदें यहाँ कहाँ से आ गई? ये जरूर जिस उसके खून की बूंदें हैं जिसने मदर वो कंप्यूटर को तोड़ा है, और ये वही शख्स है जिसकी मुझे तलाश है। क्या मुझे उसकी कोई और निशानी भी यहाँ मिल सकती है? तिरंगा की निगाहें खुर्दबीन की भांति वहाँ अपने मतलब की कोई चीज़ ढूंढने में व्यस्त हो गई। जल्दी ही मिट्टी, यह मिट्टी निश्चय ही किसी के जूते में फंसकर यहाँ आई है। लेकिन किसके? इस लैब का तो ऐसा कोई सिस्टम है कि यहाँ तो कोई बाहर नहीं जा सकता। यानी यह मिट्टी उसी के जूतों में फंसकर यहाँ आ सकती है जो बाहर से अंदर आया हो, और बाहर से अंदर तो वही शख्स आया था। एक मिनट, इस मिट्टी का रंग कुछ अजीब सा है, लाल रंग। आमतौर पर मिट्टी इस रंग की नहीं होती, और इस लैब के आसपास की मिट्टी इस रंग की नहीं है। ये तो जंगल के किसी और हिस्से की मिट्टी है। हो सकता है वो वापस उसी जगह गया हो। अब मुझे यह जानना है कि यह मिट्टी जंगल के किस हिस्से की है, और यह बात मुझे एक ही शख्स बता सकता है, भेड़िया, जो इस समय मौजूद होगा फूजो बाबा के घर पर। तिरंगा तुम? हाँ भेड़िया, एक ऐसी समस्या के साथ जिसका हल अगर तुरंत ही नहीं निकला तो अनर्थ हो जाएगा। तिरंगा ने सब कुछ भेड़िया और फूजो को बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद, यह तो सचमुच बहुत ही भयावह स्थिति है तिरंगा। हाँ, और अगर वह शख्स मिसाइलों से संबंधित कंप्यूटर फ्लॉपी को लेकर जंगल से बाहर निकलने में सफल हो गया तो स्थिति और ज़्यादा बदतर होगी। फिलहाल तो जंगल से कोई भी शहरी बाहर नहीं निकला, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जंगल से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर तैनात मेरे द्वारा सिखाए गए पशु पक्षी मुझे इसकी सूचना तुरंत देते। मैं अभी जंगल के हर निवासी व पशु पक्षी को उस पर निगरानी रखने के लिए बोल देता हूँ। यह हमारे लिए अच्छी खबर है कि वह शख्स इस समय जंगल में ही है। हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। उसे ढूंढने का एक क्लू तो मेरे पास है। बस मुझे इतना पता चलना चाहिए कि इस जंगल में लाल मिट्टी किस हिस्से में पाई जाती है। लाल मिट्टी तो इस जंगल के एक ही हिस्से में मिलती है, भेड़िया किले के आसपास, और वहाँ की मिट्टी इसलिए लाल है क्योंकि वहाँ कभी वुल्फानो वासियों के खून की होली खेली गई थी। तुम्हारे महल के आसपास के हिस्सों से उस शख्स का क्या संबंध हो सकता है भेड़िया? तभी तिरंगा चौंक पड़ा। अरे, इस जंगल में यह शहरी लड़की कौन है बाबा? जेन नाम है इसका। कभी यह फ्रांस की धुरंधर देशभक्त जासूस हुआ करती थी। जिस समय भेड़िया पेरिस में था तब इसे भेड़िया से ऐसा लगाव हुआ कि वो अपना सब कुछ छोड़कर भेड़िया को लेकर यहाँ जंगल में आ गई। अब भेड़िया के साथ ही रहती है यहाँ। उसके हाथों में चोट लग गई है, इसलिए वह मेरे पास पट्टी बंधाने यहाँ आई है। फ्रांस की धुरंधर जासूस अपना सब कुछ छोड़कर भारत के इन जंगलों में आ गई, सिर्फ भेड़िया के लगाव के कारण। फ्रांस की एक खूबसूरत जासूस जिसका सारा देश एक से एक बढ़कर एक सुंदर युवकों से भरा हुआ है, इसे भेड़िया जैसे एक जंगली से एकदम लगाव हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जेन जैसे फ्रांस की देशभक्त जासूस को सिर्फ भेड़िया का लगाव यहाँ खींच कर ले आया, यह बात गले से नीचे नहीं उतरती। हो सकता है जेन को फ्रांस से असम के जंगलों में मौजूद परमाणु लैब का लगाव यहाँ खींच लाया हो, और वर्षों यहाँ रहकर जासूसी करके उसने लैब के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली हो, और आज उस जानकारी के बल पर उसने अपना काम कर दिया हो। तिरंगा का दिमाग बहुत देर तक मंथन करता रहा। आखिर वह नतीजे पर पहुंचा। शक की सभी सुइयां जेन पर ही आकर ठहर रही है, क्योंकि जंगल के वासियों और पशु पक्षियों ने किसी भी शहरी या बाहरी व्यक्ति को जंगल में आते नहीं देखा।
क्या सोचने लगे तिरंगा? बताओ, इस शख्स को ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? बताऊंगा भेड़िया, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मुझे किसी बेहद काम से, जरूरी काम से कहीं जाना है। जंगल में रात की चांदनी जिन्हें आकर्षित करती है उनमें से जेन भी एक है। लेकिन आज जेन की किस्मत में रात की चांदनी का आनंद लेना नहीं लिखा था। एक हाथ ने जेन के जिस्म और एक ने उसके मुंह को जकड़ लिया था, और फिर एक वार ने दिखाया वह कमाल। जेन की गर्दन झूल गई। अब खुद जेन का शरीर नकाबपोश के कंधे पर झूल रहा था। जल्द ही जेन को होश आया। ये ये मैं कहाँ हूँ? जंगल की एक गुफा में एकदम सुरक्षित। लेकिन तुम्हारा सुरक्षित रहना इस बात पर निर्भर करता है तो मुझे वह कंप्यूटर फ्लॉपी वापस करो जिसे तुमने जंगल में मौजूद एटॉमिक लैब से हासिल किया है। कंप्यूटर फ्लॉपी? एटॉमिक लैब? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोली बनकर मत दिखाओ। इस जंगल में मौजूद एटॉमिक लैब के जिस सिस्टम को खत्म करने के लिए तुम फ्रांस से असम आई थी, इसमें तुम सफल हो चुकी हो, और सारे एटॉमिक प्रोग्राम को एक फ्लॉपी में कॉपी कर तुम यहाँ से निकल जाने की फिराक में हो ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हें वह फ्लॉपी मुझे देनी होगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पास कोई फ्लॉपी नहीं है। इस जंगल में तुम्हारे सिवा वो फ्लॉपी और किसी के पास हो ही नहीं सकती। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मुझे आसानी से वो फ्लॉपी नहीं दोगी। मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। कुछ देर बाद ही, ये इस जंगल की मांसखोर चींटियां हैं। ये तुम्हारे शरीर को तब तक नोचती रहेंगी जब तक तुम मुझे उस कंप्यूटर फ्लॉपी का पता नहीं बता देती। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। आई! सारी गुफा जेन की चीखों से गूंजने लगा। अचानक जेन की चीखों में शामिल हो गई गुफा की दीवार टूटने की आवाज, फड़ाक, और भेड़िया के हल्क से निकली वह दहाड़। तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई जेन को कष्ट पहुंचाने की? मालूम नहीं। ये जंगल है जहाँ के चप्पे चप्पे पर भेड़िया की नजर रहती है, और जब भेड़िया को यह बर्दाश्त नहीं कि कोई किसी चींटी को भी कष्ट पहुंचाए, तो भला यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई जेन को यातना दे? जेन को यातना देना बहुत जरूरी है भेड़िया, क्योंकि मुझे उससे एक राज उगलवाना है, और जब तक मैं उससे वह राज उगलवा नहीं लूँगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, चाहे वो भेड़िया हो या शेर। इस रस्सी से भेड़िया को रोकना चाहता है। भेड़िया के लिए इस रस्सी की औकात कच्चे धागा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। धाड़! अपने आप को उस रस्सी से आज़ाद करके भेड़िया तोप के गोली की सी गति से उस नकाबपोश से जा टकराया। उफ! शुक्र है मेरे टकराने से गुफा की यह कमज़ोर दीवार सिर्फ हिल कर रह गई, टूटी नहीं, क्योंकि अब यह दीवार टूटेगी। अब यह टूटेगी तभी मुझे अपने इस ताकतवर दुश्मन से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि गुफा की इस दीवार के पत्थर इसके ऊपर गिरकर इसे पूरी तरह फंसा लेंगे। अब ठीक है, अब मैं आराम से जेन से फ्लॉपी का पता उगलवा सकता हूँ। अरे, इन पत्थरों में इतना वजन नहीं कि भेड़िया की ताकत को दबा पाए। उफ! भेड़िया द्वारा उछाले गए उस पत्थर ने जेन की तरफ बढ़ते नकाबपोश की सुध-बुध छीन ली। और अब तुझे मौत के घाट उतारने से पहले मैं ये देखना चाहूँगा, तू आखिर है कौन? भेड़िया ने नकाबपोश का नकाब नोच लिया। नकाब के पीछे नजर आने वाला चेहरे ने भेड़िया को उछाल ही डाला। तिरंगा, तुम जेन को यातनाएं दे रहे थे। तुम्ही ने जेन की जान लेनी चाहिए। नहीं भेड़िया, मेरा इरादा जेन की जान लेना नहीं था, बल्कि उससे वह कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क हासिल करना था जो देश में होने वाली एक बहुत बड़ी तबाही को रोक सकती है। देश को तबाह करने वाली कोई चीज़ जेन के पास है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है भेड़िया, मेरी पूरी जांच और सारे सबूत उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जेन अभी भी अपने देश फ्रांस के लिए काम कर रही है। तुम्हारे साथ यहाँ जंगल में आकर रहने का इसका एक ही मकसद था, देश की तबाही का इंतजाम करना और सारे एटॉमिक प्रोग्राम को अपने देश पहुँचा देना। और इस काम को जेन ने अंजाम दे भी दिया है भेड़िया। यह देशद्रोही है, ये झूठ बोल रहा है। हमारे पास समय बहुत कम है भेड़िया, इसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो सारा देश तबाह हो जाएगा। रुको तिरंगा, मैं जेन से बात करता हूँ। भेड़िया जेन की तरफ पलटा। क्या तिरंगा सच कह रहा है जेन? क्या सचमुच तुम्हारे पास देश को तबाह कर देने वाला कोई यंत्र है? सच क्या है मुझे बताओ जेन, तुम्हें मेरी सौगंध। भेड़िया ने जेन का कांपता हाथ अपने सिर पर रख लिया। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ भेड़िया, मैं देशद्रोही नहीं, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया।
जिससे इस देश पर कोई भी आँच आए। मैंने किसी भी एटॉमिक प्रोग्राम को नष्ट नहीं किया। मेरे पास कोई कंप्यूटर फ्लॉपी नहीं है। ये सब झूठ है। ये तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हारी कसम खाकर भी झूठ बोल रही है। जेन भेड़िया से कभी झूठ नहीं बोल सकती। भेड़िया, जेन कभी भेड़िया की झूठी कसम नहीं खा सकती। तिरंगा, तूने अपनी गलतफहमी की वजह से जेन पर बहुत जुल्म किया है, इसे बहुत सताया है। यह बहुत बड़ा पाप किया है तूने, और इसकी एक ही सजा है। तू जंगल से निकल जा अभी इसी क्षण। लेकिन दोस्त, दोस्त नहीं तिरंगा, दोस्त नहीं, दुश्मन बोल। इस क्षण के बाद अगर तू जंगल में नजर आया तो भेड़िया तुझे दोस्त के रूप में नहीं, दुश्मन के रूप में मिलेगा। और इस जंगल में तुझे भेड़िया की दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी ये तू खुद ही समझ सकता है। भेड़िया तिरंगा की एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने तिरंगा को तुरंत ही जंगल से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया था। अब क्या होगा? क्या तिरंगा जंगल से निकल जाएगा? क्या परमाणु मिसाइलें भारत के महानगरों पर गिर जाएंगी? जेन का क्या रहस्य है? क्या वो सचमुच अपने देश फ्रांस के लिए काम कर रही है? वो फ्लॉपी किसके पास है जो अगर नहीं मिली तो देश हो जाएगा तबाह, और मिल गई तो हो जाएगा दुश्मन का मिशन नाकाम। जी हाँ दोस्तों, इस कॉमिक्स का अगला पार्ट है मिशन नाकाम। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले कॉमिक्स के वॉइस ओवर में। तब तक के लिए जय हिंद।